नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ग्रुप डी की, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन बनता है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टोटल 20 क्वेश्चन हैं ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? चार ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि ताप के बढ़ने से घटता है, दूसरा है ताप के घटने से घटता है, तीसरा है ताप के घटने से बढ़ता है, चौथा दिया गया है कि उपरोक्त में से कहीं कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा कि वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो ताप के घटने से क्या होता है, ताप के घटने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, ताप के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा है, दिया गया है कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। प्रकाश के विसरण का क्या कारण है वायुमंडल में? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है धूल और ऑप्शन डी है हीलियम। आप लोग को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो मुख्य कारण है वो है धूल कण, ऑप्शन नंबर सी, जो धूल कण है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आज की क्लास में। देखिए, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, ये चीज आप लोग को बताना है। यहाँ एक चीज याद रखिए, ये अपवर्तनांक है, ये टॉ नहीं है, ये टॉ है। ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है, तो आप लोगों को बताना है कि किस रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि प्रकाश की किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है, तो जो लाल रंग होता है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्यों होता है इसको समझ लीजिए। जैसे अगर प्रिज्म की हम बात करें, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, इसमें से लाइट रे कोई अगर हम इसमें से पास करते हैं, तो जो लाइट रे यहाँ से इसका अपवर्तन होता है लाइट रे का, तो देखिएगा जो सबसे नीचे एक जाता है और ऐसे लाइट रे क्या होता है, मतलब अपवर्तन उसका होता है। तो सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट रेज होती है और सबसे ऊपर जो होता है वो रेड जो होती है उस कलर का होता है, लाइट रेड। ठीक है, तो विबग्योर बनता है। ठीक है, पूरा सीरीज जो होता है नीचे से ऊपर तक विबग्योर बनता है। तो यहाँ जो सबसे नीचे होता है बैगनी कलर, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जो रेड कलर होता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो वही हमसे पूछा गया सबसे कम, तो किसका होता है, लाल कलर का होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर तरंग दैर्घ्य या लेमडा के बारे में पूछता है, ठीक है, तो वो जो होता है रेड कलर या लाल रंग का सबसे अधिक होता है और जो बैगनी कलर होता है वो सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य। लेकिन अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो सबसे कम पूछा है तो रेड कलर का होता है और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी कलर का। क्यों? क्योंकि विबग्योर जो होता है वी से आर तक, तो वी नीचे होता है तो इसका अपवर्तनांक अधिक होगा और जो सबसे ऊपर होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो पानी का तल, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगता है किसका रूल, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। ठीक है, कि अगर बर्फ बर्फ पानी में अगर बर्फ है वो तैर रहा है तो पिघल भी जाएगा, तो अपने आयतन की, मतलब ये चीज़ आपको पता होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, कि अगर कोई वस्तु जो है वो पानी में डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर क्या करती है, पानी को विस्थापित करती है। तो वही चीज़ है, जब बर्फ इसमें डाला गया है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित किया है, इसीलिए जब वो पिघलेगा तो वो जल का जो तल होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो ये चार ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति इसमें से क्या होती है। ये ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पूछ रहा है कि पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन दिया गया है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अब इस समय तो चाबी वाली घड़ी आ नहीं रही है, पहले चाबी वाली घड़ी होती थी, उसको सुबह सुबह उठ के क्या करते थे, पूरी तरीके से ऐंठ देते थे। तो जब ऐंठ देते थे तो उसमें एनर्जी संचित हो जाती थी और दिन भर वो एनर्जी रिलीज होती रहती थी और घड़ी को चलाती थी, उसकी सुइयों को। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है, मतलब ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और दिन भर जो होती है वो घड़ी को क्या करती है, एनर्जी देती रहती है और घड़ी चलती रहती है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पृथ्वी के तल पर पलायन वेग कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है, ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर पर आवर। जो 11.2 किलोमीटर पर आवर है वही पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। अगर पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के या पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा और पृथ्वी पे कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए उसको पलायन वेग कहते हैं, पलायन कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तेज चलने के लिए, फिसलने के लिए, ठीक है, स्थायित्व के लिए या इन सभी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व के लिए। ये ग्रेविटी से क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ग्रेविटी का। ठीक है, ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है। अपने ग्रेविटी को बनाने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है ताकि उसका बैलेंस बना रहे और वो गिरे नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्थायित्व के लिए ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 ग्रुप डी का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि वास्तव में इसका सही आंसर क्या है, लेकिन मैं आज आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, कि दाब के बढ़ने पे बल्ब, आपको केवल ये जानना है कि दाब के बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोग सोचते हैं कि क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। कहीं कहीं दिया गया है बुक में अपरिवर्तित रहेगा, कहीं कहीं दिया गया है बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो अपरिवर्तित रहेगा, घट जाता है। इसीलिए आप देखते हैं जब लोग स्केटिंग करते हैं तो बर्फ, मतलब अब खुद सोच लिए, गलना का मतलब क्या होता है, गलना। तो जब स्केटिंग करते हैं तो बर्फ गलता है, नहीं गलता है। तो इसका मतलब, और स्केटिंग जब करते हैं तो उस पर दाब भी तो देते हैं, पूरी बॉडी को लेके ही तो स्केटिंग करते हैं, तो उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पे जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, बर्फ की बात कर रहे हैं तो उसका जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा घटना। ठीक है, तो बर्फ पर स्केटिंग करना जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है कि दाब के बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब। अब इसमें से पूछ रहा है कि अगर हम गहराई बढ़ाते हैं तो द्रव के दाब पे क्या असर पड़ता है। ये चार ऑप्शन है, पहला दिया गया बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा दिया गया पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, द्रव के अंदर जो दाब का फार्मूला होता है P बराबर वो होता है HdG, जहाँ H जो है ऊंचाई है, कहाँ से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, या जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं वहां से ऊंचाई है। D क्या है, घनत्व है किसका, जल का। ठीक है, और G क्या है, ग्रेविटी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो है, ग्रेविटी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा P जो होगा ना, P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H के, और P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा D की, और P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, G के। इसका मतलब इन सारों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी H बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा, D बढ़ेगा तब भी दाब बढ़ेगा, और G अगर बढ़ रहा है तभी भी क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि गहराई बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो P जो होगा, P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गहराई यानी H के। तो इसका मतलब अगर गहराई बढ़ाएंगे तो जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आसान है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अब इनमें से चारों में से आपको ये बताना है कि अगर हम उस वस्तु की मात्रा बदलते, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, यानी उसका अगर हम क्या कहते हैं भार बढ़ाते रहें तो इन चारों में से क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा। तो आप याद रखिएगा, जो घनत्व होगा, ऑप्शन नंबर डी घनत्व, वो चेंज रहेगा।
सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा हो और एक छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन उसकी डेंसिटी या घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे 1 किलो का टुकड़ा ले चाहे 50 किलो का टुकड़ा ले, जो डेंसिटी होगी लोहे की वो सेम होगी। तो इसका मतलब यही है कि किसी लोहा तो मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं तो उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 किलोग्राम ले चाहे 20 किलोग्राम ले, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जनरली लोग लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण पर, लेकिन आप याद रखिएगा कि रॉकेट का ऊपर जाना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नहीं होता है, संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे, संवेग संरक्षण पे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट का ऊपर जाना जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। दिया गया है कि चाल और वेग दोनों अचर होती हैं। देखिए अचर का मतलब होता है फिक्स या कांस्टेंट, ठीक है। तो चाल और वेग दोनों कह रहा है अचर होता है, यानी दोनों नहीं बदलते हैं। चाल और वेग जो होता है दोनों चर होते हैं। चर का मतलब होता है बदल जाना, ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं उसको चर कहते हैं। चाल चाल यहाँ देखिए, चाल चर और वेग अचर होते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है चाल अचर और वेग चर होते हैं। आप लोगों को ये बताना है, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में। देखिएगा, वृत्तीगत का क्या मतलब होता है कि ये एक गोला है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसी को कहते हैं वृत्तीय गति, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए जो चाल होता है, जो चाल हमारा है वो क्या है, चाल जो होता है वो अदिश राशि होती है। चाल जो होता है वो क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। और जो वेग होता है, वेग 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 क्या है, सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसका मतलब जो चाल होता है हमारा वो अदिश राशि होती है, यानी केवल मैग्नीट्यूड से या केवल परिमाण से काम चल जाएगा। सदिश जो होती है इसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो वेग जो होता है ना, वेग, तो जो वेग होता है हमारे लिए, वेग, जब किसी वृत्तीय गति पे कोई चीज़, किसी भी कोई चीज़ वेग से गतिमान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका देखिए डायरेक्शन हमेशा चेंज है। इधर डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर यहाँ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसका मतलब वेग जो है, वेग, ठीक है, वेग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। वेग जो होता है बदल रहा है, यानी वेग जो होता है वो चर होता है वृत्तीय गति में। और जो चाल होती है, चाल चाल तो चाल की वैल्यू तो फिक्स होगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो चाल फिक्स होगा। यानी चाल जो होगा वो अचर होगा। चाल जो होगा वो क्या होगा, अचर होगा। और वेग जो होगा वो क्या होगा, चर होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में चाल अचर है और वेग चर है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया कि चाल अचर होगा और वेग चर होगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि एक समान वृत्तीय गति में चाल जो होता है वो अचर होता है और वेग जो होता है वो क्या होता है, चर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है गति समान होती है, दूसरा वेग समान होता है, तीसरा त्वरण समान होता है, चौथा बल समान होता है। तो यहाँ देखिएगा बल से तो कोई मतलब ही नहीं हमें इस ऑप्शन में, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, देखिए, त्वरण जो होगा वो एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि एक समान रूप से गिर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण त्वरण उसका समान होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिएगा पूछा है सदिश राशि नहीं है, पूछ रहा है। इसका मतलब जो अदिश राशि है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए संवेग हमारा जो है ये सदिश राशि है, जो वेग है वो भी क्या है, सदिश राशि है, जो कोणीय वेग है वो भी क्या है, सदिश राशि है, द्रव्यमान जो है यही क्या है, अदिश राशि है। तो जो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा यही सही है। द्रव्यमान, या तो इसको कहें द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, या एक तरीके से ये कहें कि ये सदिश राशि नहीं है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, सदिश सदिश में जनरली जो होता है जिस जिस कोई भी क्वांटिटी दी गई, अगर उसमें वो आ रहा है, मैक्सिमम टाइप ये वेरीफाई होगा, अगर वो आ रहा है तो वो जनरली जो होता है वो सदिश राशि होती है। जैसे देखिए यहाँ संवेग में वो आया है तो ये क्या है, सदिश राशि है। वेग में भी वो आया है तो ये संवेग राशि है। कोणीय वेग में भी वो आया है तो ये क्या है, सदिश राशि है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये ट्रिक कभी कभी काम आ जाती है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन हमेशा ये वैलिड नहीं होता है, लेकिन जनरली 88% 90% ये वैलिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है
1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। दिया गया है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। पहला, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0.001 mm के बराबर होता है। 0.001 mm के बराबर होता है। क्यों, देखिए 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो अब इन चारों ऑप्शन में से हमको वो ऑप्शन चूज करना है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर बनेगी। तो देखिएगा, अगर हम ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है 0.001 mm, इसको अगर हम लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ mm लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 10⁻³ mm लिख सकते हैं। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से या 10⁻³ से हम इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो जब 10 पे पावर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। और यही जो होता है 1 माइक्रोन का मान होता है। 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए 10⁻⁻6 मीटर आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है, तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है 0.001 मीटर mm इसी के बराबर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आकाश का रंग नीला पूछ रहा है। आकाश का रंग नीला जो होता है वो किसके कारण दिखाई देता है। यहाँ 4 घटनाएं दी गई हैं, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि विखंडन के कारण, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो ये आसान क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। और ये जो गॉस होता है ये सीजीएस पद्धति होती है। क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। तो ये गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। देखिए पूछा गया क्या, दूरी का मात्रक पूछ रहा है कि नहीं है। तो प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष हमारा ये भी दूरी का मात्रक है। पारसेक ये भी दूरी का मात्रक है। खगोली का ये भी दूरी का मात्रक। जो सेकेंड है वो दूरी का मात्रक नहीं है। सेकेंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। किसका मात्रक है, समय का, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है वो 9.46 गुणे 10 पे घाते कितना होता है, 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर के बराबर होता है। ये चीज याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष। देखिए पारसेक की बात करेंगे, पारसेक की, तो एक पारसेक जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 3.08 गुणे 10 पे घात 16 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये जो खगोलीय इकाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एक खगोलीय इकाई होता है उसका मान होता है 1.5 गुणे 10 पे घाते आई थिंक 12 मीटर, ठीक है, ये सही है। 1.5 गुणे 10 पे घाते 12 मीटर। तो ये चारों चीजें, प्रकाश वर्ष क्या होता है 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर। पारसेक क्या होता है 3.08 गुणे 10 पे घात 16 मीटर। और खगोलीय इकाई क्या होती है 1.5 गुणे 10 पे घाते 12 मीटर। ये तीनों यूनिट आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आज की जो हमारी क्लास थी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसी तरीके की और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा केमिस्ट्री का या बायो से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के भी और बायो से भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका मैं एक सीरीज लेके आऊँगा। ये आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। या इस वीडियो से रिगार्डेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।